दोस्तों, समाज में शिक्षा के अभाव के कारण हमारा समाज पता नहीं कितने बेगुनाहों की बलि चढ़ा देता है। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये कहानी एक जादूपुर नामक गांव की है, जहां एक भोला नाम का लड़का रहता है। उसका नाम ही भोला नहीं होता, बल्कि वो सच में मासूम और दिल का साफ होता है। और ये है भोला का दोस्त बिरजू, जो हमेशा भोला के साथ रहता है। भोला हमेशा गाँव वालों की मदद करता है। और आज एक बार फिर से हर बार की तरह भोला और बिरजू एक दाई को ठेले में बैठा कर लाते हैं, क्योंकि उनके काका के यहाँ एक बच्चा होने वाला होता है। फिर कुछ देर बाद दाई कमरे से बाहर निकल कर आती है और कहती है, मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। ये सुनकर भोला और बिरजू नाचने लग जाते हैं। उनका काका कहता है, ये क्या कर रहे हो? भोला कहता है, काका, गाँव में बच्चा होने पर ऐसा ही करते हैं ना, थाली बजाकर गांव में सबको बताना तो बनता है। कितनी खुशी की बात है। काका कहता है, ये कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि ये तो दुख की बात है कि बेटी हुई है। भोला कहता है, दाई ने बताया तो है, लक्ष्मी आई है, अब बेटी आई है तो दुगनी खुशी की बात है। काका कहता है, तुम बहुत भोले हो, कैसे समझाएं तुमको, बेटियां पराई होती हैं। हम जिनका पिछले जन्म में कर्जा खाते हैं, वही इस जन्म में बेटी का रूप लेकर हमसे कर्जा वसूल करने आती है। भोला कहता है, काका, आपकी घुमावदार बातें हमें समझ नहीं आती, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि बेटी देवी का रूप होती है। फिर भोला और बिरजू वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में भोला को गजरी मिलती है। गजरी और भोला का बचपन में ही रोका हो गया था, इसलिए गजरी भोला पर पूरा हक जताती है और भोला से कहती है, गाँव वालों के काम में लगा रहता है, हमारी शादी के बारे में कब सोचेगा? भोला कहता है, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। वो कहती है, तुम दोनों ने गांव का ठेका लेके रखा है, तुम दोनों से गांव वाले अपना उल्लू सीधा कराते हैं और तुम दोनों को उल्लू बनाते हैं। गजरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर भोला अपनी माँ को बताता है कि काका कह रहे थे बेटी पिछले जन्म का कर्जा वसूलने आती है। ये तो गलत बात है ना? उसकी माँ कहती है, तू अभी भोला है, अभी दुनियादारी नहीं समझता। भोला कहता है, मुझे नहीं समझना ऐसी दुनियादारी जहाँ औरत और मर्द में इतना भेदभाव होता है। और फिर भोला के बापू आ जाते हैं। वो अपने बापू से बहुत डरता है, क्योंकि बापू हमेशा काम के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें कभी समाज सेवा से फुर्सत मिले तो काम के बारे में भी सोच लेना। मुसीबत आने पर माँ बाप ही साथ देंगे, गाँव वाले जरूरत निकल जाने पर लात मार कर भगा देंगे। भोला ये सुनकर रोटी छोड़कर चला जाता है। उसकी माँ कहती है, तुमने उसे रोटी भी नहीं खाने दी, चैन से दुने वाला भी नहीं खा सकता। भोला का बापू कहता है, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक माधव नाम का पहलवान कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहा होता है। भोला और बिरजू वहाँ जाते हैं। भोला माधव से कहता है, माधव भैया, कल वो सबलपुर के पहलवानों से दंगल है ना, कल उनको ऐसा धोबी पछाड़ लगाना कि चारों खाने चित्त हो जाएं। ये जादवपुर की इज्जत का सवाल है। माधव कहता है, जब इतना ही गांव की फिक्र है तो खुद क्यों नहीं कुश्ती लड़ लेता? भोला कहता है, माँ कहती है हाथ पैर टूट जाएंगे। और फिर सब लोग भोला की बातों पर हंसने लग जाते हैं। अगले दिन कुश्ती शुरू होती है जादवपुर और सबलपुर के पहलवानों के बीच। जादवपुर के पहलवान एक एक करके सभी हार जाते हैं। फिर बिरजू भोला से कहता है, अब तुम जाओ गांव की इज्जत बचाने। भोला कहता है, पागल है क्या? और फिर बिरजू खुद ही कुश्ती के लिए मैदान पर आ जाता है, पर वो भी सबकी तरह हार जाता है। और फिर आखिर में भोला मैदान पर उतरता है और कुश्ती जीतकर अपने गांव की इज्जत बचा लेता है। सब खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन माधव भोला की जीत पर खुश नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ गजरी के पिता भोला के बापू के पास आते हैं कि गजरी और भोला की शादी कब करनी है, अब दोनों जवान हो गए हैं। भोला का बापू कहता है, जब तक भोला खेत में काम नहीं करने लग जाता तब तक हम शादी नहीं करेंगे। वो कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर उसी रात गांव की एक लड़की शौच के लिए बाहर जाती है, तो वहाँ 3 आदमी अपना चेहरा बांधे हुए आते हैं और उस लड़की को पीछे से पकड़ लेते हैं। वो लड़की उनसे अपने आप को छुड़ाकर भागने लग जाती है। तभी सामने से कुछ लड़कियों के साथ गजरी आ जाती है। गजरी उन आदमियों को पत्थर दिखाकर भगा देती है। गजरी को एक आदमी की चाल देकर उस पर शक हो जाता है कि ये माधव था। वो सुबह भोला के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। भोला कहता है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। फिर अगली रात को भोला और बिरजू साड़ी पहनकर शौच के लिए जाते हैं। वो आदमी फिर से आते हैं और भोला को पीछे से पकड़ लेते हैं। भोला और बिरजू उनको बहुत मारते हैं और भोला पहचान जाता है कि ये माधव और उसके दोस्त ही थे। अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। भोला अपनी बात रखता है, पर पंचायत कहती है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जिस दिन अपराधी पकड़ा जाएगा पंचायत उसे कठोर सजा देगी। और फिर भोला की माँ उस पर गुस्सा होती है कि तुझे इस पंचायत के मामले में पढ़ने की क्या जरूरत थी? गाँव के लोग हैं, उन्हें भी तो दिखता है सब। भोला कहता है, गाँव की बहन बेटी के साथ कोई गलत बात करे तो उसका विरोध करना कोई गलत बात है क्या?
और फिर उसके बापू भी आ जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, जिनकी सेवा में लगा रहता है वहीं रोटी खा लिया कर, यहाँ क्यों चला आता है मुफ्त की रोटियां तोड़ने? हमने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है? भोला कहता है, ठीक है, अब हम बिना कमाए खाना नहीं खाएंगे, और नाराज होकर गांव से शहर चला जाता है। शहर में एक बिजनेसमैन आदमी जिसका नाम करण होता है, उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। वो लोगों से लिफ्ट मांगता है पर उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फाइनली उसे एक ऑटो मिल जाता है। ऑटो में भोला भी बैठा होता है। करण अपने किसी आदमी को फोन करता है। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि तुम बस वहीं उतर जाओ, मैं आता हूँ लेने। करण ऑटो से उतर जाता है और ऑटो चला जाता है। और करण को कुछ देर बाद याद आता है कि मेरा पैसों से भरा बैग ऑटो में ही रह गया। वह बहुत परेशान होता है और घर आकर अपने दोस्त से फोन पर बात करता है। वो कहता है 25 लाख रुपए थे बैग में, आज ही पार्टी को पेमेंट करनी थी। और फिर डोरबेल बजती है। दरवाजे पर भोला होता है। वो कहता है, आप ये बैग भूल आए थे, इस बैग में आपका पता मिला, बड़ी मुश्किल से घर मिला। करण फटाफट अपना बैग खोल के देखता है और भोला से कहता है, तुमको पता है इसमें क्या है और कितना है? भोला कहता है, कैसी बात कर रहे हैं? यदि मैं आपका बैग ना खोलता तो मुझे आपका पता कैसे मालूम पड़ता? करण हैरान रह जाता है और खुश होकर कहता है, तुम बड़े विचित्र प्राणी हो, किस ग्रह से आए हो? मतलब तुम्हारे जैसे लोग यहाँ बनना बंद हो गए हैं। और कहता है, तुम्हें इसमें से जितने पैसे ठीक लगते हैं ले लो। पर भोला नहीं लेता। वो कहता है, मुफ्त का तो अपने बाप का ही खाते थे, अब वो भी छोड़ दिया है। करण भोला को अंदर लेकर आता है और पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? भोला करण को अपनी प्रॉब्लम बताता है और कहता है, मैं गांव से शहर आया हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। करण अपने दोस्त को फोन करके कहता है, तुम्हें एक लड़के की जरूरत थी काम के लिए, मेरे पास वो है, नया है पर मेहनती है और मेरा भाई जैसा है। ये सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। करण भोला को अपना नंबर देता है और कहता है, तुम हर संडे मेरे पास आते रहना, साथ में खाना बनाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, और तुम आओगे तो मुझे लगेगा मेरा छोटा भाई आया है, और मन लगा कर काम करना। आगे कहानी में भोला रोज काम करता है और संडे को करण के घर आकर उसके साथ रहता है। भोला करण को गांव की सारी बातें बताता है। वो गजरी के बारे में बताता है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और वीरजू, गजरी, माँ बापू की तरह गांव का हर आदमी मुझे प्यारा है। गांव का हर परिवार मुझे अपना परिवार लगता है और बापू को मेरी यही बात अच्छी नहीं लगती। इस तरह भोला और करण की दोस्ती गहरी हो जाती है। फिर एक संडे भोला करण के पास नहीं आता। तभी भोला करण को फोन करता है और बताता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। करण भोला को घर लेकर आता है और कहता है, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? भोला बताता है कि मैं अब कुछ दिन का ही मेहमान हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मुझे एड्स की बीमारी है। करण भोला को समझाता है कि इसका इलाज है, तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पर भोला कहता है, जो भी हो, लेकिन मैं अपना आखिरी समय अपने गाँव, अपने माँ बापू के साथ बिताना चाहता हूँ। करण कहता है, ठीक है, तुमने मन बना लिया है तो जाओ, लेकिन कुछ दिन रहकर वापस आ जाना। इस तरह भोला शहर से अब वापस अपने गाँव चला जाता है। भोला रात के अंधेरे में अपने घर पहुँचता है और अपनी माँ के गले लगकर रोने लग जाता है। वो बताता है कि बस मेरे पास थोड़ा समय रह गया है, मुझे एड्स की बीमारी है। उसकी माँ को यकीन नहीं होता। वो भोला के बापू से कहती है, ये कैसी बातें कर रहा है? और भोला के बापू उसे गले लगकर रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं, भोला तू मुझे माफ कर दे, ये सब क्या हो गया? और तीनों रोने लग जाते हैं। और उनके घर के बाहर खड़ा माधव का आदमी उनकी सारी बातें सुन लेता है और जाकर माधव को बताता है कि भोला वापस आ गया है और अपने माँ बापू से बता रहा था कि मुझे एड्स की बीमारी है। ये बात सुनकर माधव खुश हो जाता है। वो कहता है, इतने दिनों का बदला मैं अब लूंगा। अगली सुबह माधव पंचायत बुलाता है और सबको बताता है कि भोला शहर से एड्स की बीमारी लेकर आया है। पंच कहते हैं, भोला के बापू को बुलाओ। उससे पूछते हैं कि ये भोला कौन सी मुसीबत शहर से लेकर आया है। वो कहता है, भोला बीमार तो है, लेकिन मैं बीमारी का नाम नहीं जानता। गांव का मुखिया कहता है, वो बीमारी नहीं है, पूरे गांव की अर्थी का इंतजाम करके लौटा है तुम्हारा बेटा, कुकर्मी है, तुम्हारे बेटे ने पाप किया है। भोला का बापू कहता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इस तरह माधव को मौका मिल जाता है भोला को गलत ठहराने का। वो कहता है, रात को जो लड़कियों को आदमी छेड़ते थे उनमें भोला ही था। और गजरी का भाई अपने बापू को कहता है कि गजरी के लिए कोई और लड़का देख लो। माधव कहता है, ये बीमारी जिसको भी होती है उसके संपर्क में जो भी आएगा वो भी मर जाएगा। पंचायत फैसला करती है कि भोला और उसका परिवार गांव से बाहर निकल जाए। फिर भोला का बापू मुखिया से विनती करता है कि भोला ने गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया, जरूरत पड़ने पर उसने अपना खून भी गांव के लिए बहाया है। मुखिया कहता है, भोला के व्यवहार को देखते हुए हमारे मन में ये सुझाव आया है कि तुम अपने गाँव के बाहर वाले खेत में मजान गाड़ कर भोला को वहाँ रख दो।
और माधव का एक आदमी खाना पानी उसे देने जाएगा 200 कदम की दूरी पर और मिट्टी के बर्तन में खाना डालकर आएगा और यदि उसके कोई आसपास भटका तो दंड का भागी होगा। भोला की माँ बहुत रोती और विलखती है। यहाँ गजरी को उसके घर वाले एक कमरे में बंद कर देते हैं। भोला का बापू और वीरजू खेत में मजान बनाकर भोला को उस पर चढ़ाकर वापस आ जाते हैं। यहाँ गजरी बहुत रोती है और कहती है, भोला को हम अपना पति मान चुके हैं, माँ दरवाजा खोल दो। पर उसकी कोई बात नहीं सुनता और भोला के दोस्त वीरजू को भी माधव के आदमी पेड़ से बांध देते हैं। भोला अकेला खेत में रात के अंधेरे में रहता है और एक रात उसका पानी खत्म हो चुका होता है। भोला प्यास की वजह से घर आ जाता है और माधव का आदमी भोला को देख लेता है और सबको खबर कर देता है। सारे गांव वाले भोला के घर आ जाते हैं। भोला वहां से भागता है। माधव कहता है, भोला को तो मरना ही है। एक कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे भी इंजेक्शन लगाकर मार देते हैं, तो फिर भोला को क्यों नहीं। भोला के माँ बापू को गांव वाले रस्सी से बांध देते हैं। वो दोनों अपने बेटे के लिए रोते और तड़फते हैं और गजरी यहाँ कमरे में बंद आवाजें मारती है कि कोई तो दरवाजा खोल दो। भोला चीखता चिल्लाता हुआ भागता है और उसके माँ बाप से ये दुख बर्दाश्त नहीं होता और वो दम तोड़ देते हैं। भोला भागता हुआ खेत पहुंचता है। गांव वाले उसे पत्थर मार मार कर उसकी जान ले लेते हैं और उसे एक गड्ढे में दफना देते हैं। कुछ दिन बाद यहाँ करण के घर एक लेटर आता है। वो उस लेटर को लेकर भोला के गांव जादवपुर जाता है। करण लोगों से भोला के घर का पता पूछता है, पर भोला का नाम सुनते ही कोई जवाब नहीं देता। फिर कुछ दूर जाते हुए करण उसी खेत पर पहुंचता है जहां भोला को दफन किया गया था। वहां करण को गजरी मिलती है। करण गजरी से भोला का पता पूछता है। गजरी उसे बताती है कि वो तो मर गया और गजरी करण को सारी बातें बताती है जो भी भोला के साथ हुआ। करण पूछता है, क्या तुम गजरी हो? वो कहती है, हाँ मैं ही गजरी हूँ। फिर करण भोला को याद करके बहुत रोता है। करण गाँव के लोगों को बुलाता है और कहता है, मैं आप सबको भोला के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहता है, तुम लोगों को किस जाहिल ने कह दिया कि ये बीमारी सांसों या किसी के छूने से फैलती है? ये बीमारी किसी के छूने से नहीं फैलती, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है। करण कहता है, अंत में मेरी बात सुनो सब लोग और फिर अपने अपने गुनाहों का हिसाब तय करना। आज जब मैं सुबह अपने ऑफिस जाने लगा तो मुझे अस्पताल प्रशासन का एक पत्र मिला। ये भोला की रिपोर्ट है। जानते हो इस पत्र में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, भोला को एड्स नहीं था। जब भोला अपना इलाज कराने अस्पताल गया था तो वो किसी और भोला की रिपोर्ट उठाकर ले आया और मेरा बेचारा भोला आप लोगों की घिनौनी हरकत की बलि चढ़ गया। उसे तो एड्स था भी नहीं। मैं तो उसे ये खुशखबरी देने आया था। तुम लोगों ने एक इंसान की नहीं बल्कि एक फरिश्ते की जान ली है। तुम लोगों का ये हिसाब ऊपर वाला ही लेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक बहुत ही इमोशनल कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।